सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में 2022 के जनवरी मंथ के पहले वाले हफ्ते के दूसरे वाले पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। अच्छा, गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। किनकी जयंती होती है? अटल बिहारी जी की जयंती होती है। तो अब आप याद रखना कि वो पहला यूनियन टेरिटरी जो जिला सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च कर रहा है वो है जम्मू कश्मीर। और इसको ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? प्रशासन के अंदर पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। अच्छा, आपको याद होगा अभी 25 दिसंबर को सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। उसमें टॉप स्टेट रहा था गुजरात। और कुछ समय पहले चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 49 नंबर पे था। अब यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के देखो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अभी जम्मू कश्मीर ने पर्यटन को प्रमोट करने के लिए पहली बार अहर बल्ब फेस्टिवल मनाया था। यहीं पे ही खीर भवानी मेला आयोजित किया गया था। बंगस आवाम मेला भी यहीं पे लगता है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने ही एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नाम से एक मिशन को लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। और जम्मू कश्मीर ने ही एक तो सतर्क एप्लीकेशन और एक प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मिलेगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप यह आयोजित की गई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग ने जिसको जीता था आईटीबीपी ने। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही हुआ था जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पंकज मित्तल है। बाकी यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा, वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पे आपको मिलेगी। और याद रखना नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित करेगा। बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, हाल ही में सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है? आंसर होगा तेलंगाना। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत अभी 31 दिसंबर 2021 तक सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ प्लस गांव की सूची में तेलंगाना टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु रहा और थर्ड नंबर पे रहा कर्नाटक। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन इसका पहला चरण कब से कब तक चला था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था जो 2 अक्टूबर 2019 को खत्म हुआ था। और बात अगर तेलंगाना की है तो कैपिटल इसकी है हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। और 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर हैदराबाद ही है। दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये कहां पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में ही। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला है। और इसी के साथ ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर भी बना था। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है हैदराबाद में ही। और हैदराबाद शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है जिसकी टोटल लंबाई है 69.02 किलोमीटर। पहला है दिल्ली। अच्छा, भाई देश का पहला मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर इसका उद्घाटन कहां पे हुआ? तेलंगाना में। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना था? पोचमपल्ली को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। तो केरल हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है जहां पे पेपर का उपयोग नहीं होगा। मतलब यहां पे जो भी काम होंगे ना वो ऑनलाइन होंगे, डिजिटल वे में होंगे। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बन गई। कौन सी? दुबई सरकार। बताओ ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, केरल हाईकोर्ट से आपको याद होगा। चलो पहले मैं आप ही से पूछूंगा, तो आप बताओ हाईकोर्ट में भारत की पहली महिला जस्टिस कौन थी? तो आंसर होगा अन्ना चांडी। केरल हाईकोर्ट से थी ये। और आपसे पूछा जाए कि हाईकोर्ट में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो भारत की पहली महिला जस्टिस थी फातिमा बीवी। और वैसे अभी तक तो कोई महिला चीफ जस्टिस वहां पे नहीं है,
लेकिन भविष्य में जरूर हो सकती है, 2027 में हो सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। वैसे भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट है। 25वां बना था अमरावती हाईकोर्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखो, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो आंसर होगा जाह्नवी डांगेती। तो नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है जाह्नवी डांगेती। अच्छा, इस कार्यक्रम में होता क्या है? तो इसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, और अभी इस ट्रेनिंग को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है जाह्नवी डांगेती। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन रह चुकी है, तो आंसर होगा भव्या लाल। बाकी रूपा गुरुनाथ, ये अभी तक तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी राज्य के क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वायलेट बरुआ की बात करेंगे तो असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी थी। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये बनी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कूम बनी थी। असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी? अजंता नियोग बनी थी। और नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन का नाम बताइए? रेखा मेनन है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम बताइए? हर्षवंती बिष्ट है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर का नाम वैशाली हिवासे है। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम पूनम गुप्ता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला DIG कौन बनी थी? नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान होने चाहिए आपको। बढ़ते आगे, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश ऐसा कर पाया 2 योजनाओं के कारण। एक तो है उज्ज्वला योजना। देखो, उज्ज्वला योजना अगर आपसे पूछा जाती है प्रथम, ये शुरू हुई थी 1 मई 2016 को बलिया यूपी से। और उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी, वो 10 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी महोबा यूपी से, उसे लॉन्च किया गया था, याद रखना ये। तो एक तो हो गई उज्ज्वला योजना। एक हिमाचल प्रदेश की भी एक योजना है खुद की, गृहिणी सुविधा योजना, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। उसका भी उद्देश्य क्या है? लकड़ी के स्थान पर LPG का उपयोग हो। देखो, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होती है? प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है। और LPG जब गैस लीक होती है घर में, आपने देखा होगा रोटन एग की स्मेल आती है। वो स्मेल के लिए हम इसमें क्या डालते हैं? इथाइल मरकैप्टन। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ, अभी नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने भारत का पहला प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया था? तो आंसर होगा नागपुर में। वैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करोगे तो देखो, इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी समर कैपिटल तो शिमला है और इसकी विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था, और यह अवार्ड पाने वाली ये भारत की 8वीं राज्य पुलिस बनी थी। और 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है, और पहला राज्य खुद हिमाचल प्रदेश है। और बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहां पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और कुल्लू से याद आएगा, देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और खेती से याद आएगा, भारत में पहली बार ही खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। उसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये किया गया था हिमाचल प्रदेश के काजा में। और कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीत लिया? हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया तमिलनाडु को हरा के। लेकिन अगर पूछे ना आपसे कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 जो कि 2021 में स्टार्टिंग में हुई थी, उसको जीता था मुंबई ने यूपी को हरा करके। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा अशोक एलुस्वामी। तो अभी टेस्ला के जो संस्थापक हैं और जो CEO है एलन मस्क, अभी उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी, उनकी इलेक्ट्रिक जो वाहन कंपनी है टेस्ला,
उसकी ऑटो पायलट टीम के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे। बाकी बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने, मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने और संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, एलन मस्क से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अभी टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना था? एलन मस्क को। और बताओ टेस्ला ने किस भारतीय शहर में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया था? बेंगलुरु में। वैसे इनके पास एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। बढ़ते आगे। तो फिर बताइए, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। उस टेस्ट किट का नाम क्या है? आंसर होगा ओमिश्योर। तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। और इस किट को किसने बनाया है? टाटा मेडिकल्स एंड डायग्नोस्टिक्स ने। और ये वेरिएंट का पता लगाने के लिए एस जीन टारगेट फेलियर रणनीति का उपयोग करता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कौन सा है? B.1.1.529 जो कहां से आया है? साउथ अफ्रीका से। अच्छा, कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। कोविशील्ड किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, पुणे की कंपनी है। स्पुतनिक वी रशिया ने बनाई थी। जाइकोव डी जाइडस केडुला ने बनाया इसे। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है ये। फिर बताओ 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज वाला पहला यूनियन टेरिटरी अभी कौन सा बना? अंडमान निकोबार। और पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। पहला जिला बना हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। अच्छा, टीका उत्सव हम लोगों ने कब से कब तक मनाया था? 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को जयंती होती है ज्योतिबा फुले जी की और 14 अप्रैल को BR अंबेडकर जी की जयंती होती है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हुआ जा रहा हूं, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था BR अंबेडकर जी ने? बताइएगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो आंसर होगा गंजम जिला। तो उड़ीसा का गंजम जिला जो है ये राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। और ये पॉसिबल हुआ है यहाँ पे चलाई गई एक इंपॉर्टेंट अभियान से जिसका नाम है निर्भया कड़ी अभियान। और इसमें क्या होता है, अगर 12 से 18 साल के अगर कोई बच्ची है वो स्कूल में पढ़ रही है और अगर वो 5 दिन तक स्कूल में एब्सेंट रहती है तो फिर उस स्कूल वालों को, प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी तुरंत। और इसी पहल के चलते उड़ीसा का ये जो गंजम जिला है ये पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अच्छा, उम्मीद करूंगा डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर भी देखते होंगे। तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उनके उत्तर देते हुए चलना कमेंट बॉक्स में। 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और इसको कहां पे स्थापित किया गया? पाक की खाड़ी में। डुगोंग जिसको सी काऊ भी कहते हैं। और सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बना वाराणसी। बताओ, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पे खुला है? तमिलनाडु में। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है गुजरात केवड़िया। और देश का पहला ग्रीन एटीएम खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे खुला? पटना बिहार में। जबकि भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया था? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खुला? उत्तराखंड में। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आप ही को देना है। हमारी जो महिला व बाल विकास मंत्री है ना स्मृति ईरानी, उनका भी पहला नॉवेल आया था, उसका नाम आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी जल शक्ति मंत्रालय में किसे सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा विनी महाजन को। अच्छा, विनी महाजन आपने नाम जरूर सुना होगा। ये अभी तक पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। वहां पे आपने इनका नाम पढ़ा होगा, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन। लेकिन अब इनको जल शक्ति मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। बाकी VS पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी 24वें प्रमुख बने थे। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए ये चेयरमैन और CEO बन गए। और पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बने। वैसे जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान का जोधपुर। बढ़ते आगे। तो बताइए, हाल ही में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर होगा अलका मित्तल। तो याद रखना, ONGC ने अभी अलका मित्तल को अपनी पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगी? सुभाष कुमार का स्थान लेंगी।
और मैं आपको साथ में बता दूं कि 2014 में निशी वासुदेव ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नेतृत्व किया था और अब उसके बाद अलका मित्तल किसी तेल कंपनी की अध्यक्षता करने वाली देश की दूसरी महिला बन गई हैं। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखो, एक अलका नाम ये भी है, अलका उपाध्याय, जान करके मैंने ऑप्शन में लिखा इसे, ताकि आप चीजों को रिलेट करके याद रख पाओगे ना एग्जाम में, तो आसान रहेगा चीजों को कोरिलेट करके याद रखना। तो ये अलका उपाध्याय अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। बाकी ये पूनम गुप्ता वगैरह मैंने आपको बताया, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। वैशाली हिवासे की बात कर रहे हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी। चलो कुछ अलग प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अभी भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 11 हो गई हैं अभी 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस, है ना, ये याद रखना। वैसे भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार को। तो जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार को अभी जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। वैसे उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन के निदेशक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने कैच द रन अभियान जो चला था उसका भी नेतृत्व किया था, जिसका उद्देश्य था बारिश के पानी का संरक्षण करना। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान। और अभी जल शक्ति मंत्रालय की सचिव कौन बनी थी? विनी महाजन। अच्छा चलो बताओ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर क्या है? शुभंकर यानी कि मैस्कॉट चाचा चौधरी है। और आपसे पूछे गंगा एक्सप्रेस वे, ये कहां से कहां तक? मेरठ से प्रयागराज तक, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। और इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहां पे रखी गई थी? शाहजहांपुर। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगेटिक डॉल्फिन है। अच्छा, नेशनल वाटर वे 1 ये कहां पे स्थित है? गंगा नदी पर है। कहां से कहां? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच में। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर वे है, यानी कि जलमार्ग है। और नेशनल वाटर वे 2 ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में स्थित है ये। अच्छा, गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा वाराणसी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा एमी बॉर्नस्मिथ। तो नौसेना के कप्तान एमी बॉर्नस्मिथ ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। और ये किनका स्थान लेंगी? कप्तान वॉल्ट स्लॉटर का। वैसे इससे पहले ये 2016 से 2019 तक अब्राहम लिंकन के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी है। यहाँ पे मैंने जो आपको अब्राहम लिंकन बोला है, ये एक अमेरिकी जहाज है, यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका भी ये नेतृत्व करने वाली है। बाकी जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। और क्रिस्टीन वर्मत अमेरिकी सेना के प्रथम महिला सचिव ये बनी। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है, जिसका नाम है लूव्र म्यूजियम, जो आपको फ्रांस पेरिस में मिलेगा, उसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी कौन बनी थी? तो आंसर क्या करना? लॉरेंस डेस्कोर्स। और अभी यूनिसेफ की नई हेड कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। किनकी जगह? हेनरिटा H4 की जगह। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा हरप्रीत चंडी। तो कप्तान हरप्रीत चंडी ये एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट है, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इन्होंने दक्षिण ध्रुव की यानी कि साउथ पोल की एकल यात्रा करके पहली अश्वेत महिला बनकर के इतिहास रच दिया है। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है नाम डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का, जिन्हें 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी थी। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इन्होंने ये पुरस्कार अपनी पुस्तक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता था।
बाकी शहरोज कासिफ की बात करेंगे। केटू पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने थे, ये पाकिस्तान के हैं। और अलका मित्तल अभी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर होगा क्या? जोया अग्रवाल। चलो मुझे बताओ, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम क्या है? शारदा मेनन है, जिनका भी निधन हो गया। और अगर पूछे भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम क्या है, इसका आंसर दो। और ये भी बताओ, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? प्रश्न सुनते जाओ और इनके आंसर करते जाओ, इनके आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? और भारतीय पर्वतारोही संस्थान यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी थी? अगर इन सभी प्रश्न के उत्तर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करो। नहीं पता तो मुझे सुनो। हमने पूछा भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम शारदा मेनन है, इनका भी निधन हो गया तो नाम न्यूज में था। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम भी न्यूज में था, चंद्रा नायडू है, इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर एस पद्मावती, इनका नाम भी करंट अफेयर्स में था, इनका भी निधन हो गया क्योंकि। और फिर अगला प्रश्न पूछा था, जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, तो आंसर होगा माविया सुदन। अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था हरनाज संधू ने। और भारतीय पर्वतारोही संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट, ये उत्तराखंड से हैं। और आखिरी प्रश्न आपसे पूछा था कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है, तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। तो ये भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इनको भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति को। तो अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना, भारत जो है ये जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने आखिरी बार 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। तो इनका नाम ध्यान रखना, टीएस तिरुमूर्ति का। बाकी संबित पात्रा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने। और विवेक जौहरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन बने। और अरुण चावला फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल ये बने। देखो, यूनाइटेड नेशन से तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे कि इसका स्थापना हुआ था कब, 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। मेरा प्रश्न क्या है, इसके जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम मैं जानना चाहता हूं, उसका नाम बताइए जरा। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया, तो आंसर होगा अतुल केशव को। तो भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किनका स्थान लेंगे? निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। और इस परिषद का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। बाकी जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल बने। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। अच्छा चलो बताओ, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश कौन सा बना था? बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा जिशान एल लतीफ। तो जिशान एल लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है, जिसे अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने उसमें उन लोगों की दुर्दशा के बारे में बताया जिन्हें एनआरसी से हटा दिया गया था। तो सिंपल सा याद रखना, वन लाइन प्रश्न है। फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता किसने? जिशान एल लतीफ ने। बाकी अनुकृति उपाध्याय सुशीला देवी पुरस्कार जीता, इन्होंने अपने उपन्यास किंत्सुगी के लिए। नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार जीता। और एम मुकुंदन 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता अपनी बुक दिल्ली अ सॉलिलिकी के लिए। बढ़ते आगे। फिर अच्छा प्रश्न ये कि किसने
अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमेरोलॉजी पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? आंसर होगा जेसी चौधरी। तो अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के शीर्ष अंक शास्त्री जेसी चौधरी ने जीता है। तो ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, हमने क्या कहा? अंक ज्योतिषी में यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहली बार ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। उसके अलावा 2022 यानी कि इस वर्ष का ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि मिल रहा है भारत के अंक शास्त्री जेसी चौधरी को। और जेसी से एक नाम आप रिलेट कर पा रहे होंगे, या आपके माइंड में आ रहा होगा, एनडी जेसी का नाम। चलो बताओ एनडी जेसी कौन है, ये क्या बने थे अभी ये? बाकी फुमजिले मलाम्बो की बात करेंगे तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता था इन्होंने। फेरोज फेजा बीथर ये बांग्लादेश की है और इन्होंने 2021 का चेंज मेकर अवार्ड जीता था। एसवी सरस्वती 2020 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जीता था। और अगर पूछे 2021 का किसने जीता तो भानुमति घेवला ने। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर समाज सेविका का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? सिंधुताई सपकाल। तो अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी ये सिंधुताई सपकाल और अभी इनका निधन हो गया। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है और पिछले साल पद्मश्री सम्मान भी इनको मिला था। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके निधन के वक्त कहा कि उन्हें समाज के लिए उनकी नेक सेवा के लिए याद किया जाएगा। अच्छा, दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का भी निधन हो गया जिनका नाम था फ्रांसिस्का सुसानो। 124 वर्ष की थी ये और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था और उन्हें प्यार से लोला भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर थी ये इलीन एश, इनका भी निधन हो गया। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी ये शारदा मेनन, इनका निधन हो गया। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम था एसएच शर्मा। तो भारतीय नौसेना के 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके वयोवृद्ध वाइस एडमिरल एसएच शर्मा का अभी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी बेड़े के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर थे और 1907 का जो युद्ध हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी और जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी विश्व ब्रेल दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 4 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती होती है। इन्होंने 1824 में ब्रेल लिपि की खोज की थी। मतलब जो लोग देख नहीं सकते ना वो इसकी सहायता से पढ़ लिख सकते हैं। अच्छा, प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? तो याद रखना 6 डॉट्स होते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स? तो आंसर होगा 6 जनवरी को। तो ये युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और अनाथों से अभी आपको याद आएगा, अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध किस महिला का निधन हो गया जिसे महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है? आंसर होगा सिंधुताई सपकाल को। अच्छा बताइए, अभी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं ये, अभी इन्होंने राष्ट्र विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है। वो थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसे हिंदी में बोलोगे तो दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। और हम नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। इस दिन क्या होता है? इस दिन हमारे जो साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी के लिए तो उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में लोसर महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल और ये लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, लद्दाख में हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क है। ये आपको मिलेगा लद्दाख में ही। और चलो इस प्रश्न का उत्तर आप ही देना।
भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क एरिया वाइज ये कौन सा है और कहां पर है? अच्छा, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर है। अभी लद्दाख का पहला एफएम रेडियो स्टेशन भी लॉन्च हुआ था लेह लद्दाख में। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क ये आपको लद्दाख में मिलेगी उमलिंग ला दर्रे में, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। अच्छा, अभी लद्दाख का राजकीय पशु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेगा आपके। लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? काले गर्दन वाली क्रेन है। और देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे हुआ था? लेह लद्दाख में ही। तो याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के मेजबान के रूप में चुना? आंसर होगा पुडुचेरी को। तो अभी पुडुचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल्स की मेजबानी के लिए चुना है। और इस 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 12 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक का। इसका थीम है सक्षम युवा सशक्त भारत। अच्छा मुझे बताओ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। और बताओ, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर आपको पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे मिलेगा? योग यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस में। बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है अभी हाल ही में किस देश ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो फ्रांस 1 जनवरी 2022 से लेके 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करने वाला है। और ये 13वीं बार है जब फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? रिकवरी, स्ट्रेंथ, बिलोंगिंग। और फ्रांस ने किसको रिप्लेस किया यानी कि किसकी जगह ली? चेक रिपब्लिक की। देखो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी आपको यहां पे मिलेगा। और 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होने वाले हैं 33वें नंबर के, वो भी यहीं पे होंगे। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था वो जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके। कहां पे हुआ था? वो रशिया में हुआ था। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर दोहा में होगा। फ्रांस की करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टेक्स और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम है। वैसे यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 27 है वर्तमान में, पहले 28 थे। तो कौन अलग हो गया? ब्रिटेन अलग हो गया। और इसी को मतलब ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने को ही क्या कहा जाता है? ब्रेग्जिट कहा जाता है। और आपको एक पॉइंट बताता हूं, रीयूनियन आइलैंड आपको पता होगा, नाम सुना होगा, ये हिंद महासागर में है जिसपे फ्रांस का ही अधिकार है। इसीलिए आपको याद होगा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता फ्रांस ने ही की थी, क्योंकि उसका एक आइलैंड है यहाँ पे हिंद महासागर में जिसको कहते हैं रीयूनियन आइलैंड। बढ़ते आगे। तो आपको बताना है कि कौन सा देश इस साल G7 की अध्यक्षता करेगा। तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो इस साल G7 समिट 26 से लेकर 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स में आयोजित किया जाएगा, जो कि है जर्मनी में। ये इसका 48वां संस्करण होगा। अच्छा, क्या भारत G7 का मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, UK, इटली, जर्मनी। और अभी 2021 में किस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा UK ने, जिसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। जैसे मैं आपको बता दूं G20 के बारे में, G20 की अध्यक्षता की थी अभी 2021 में इटली ने। उससे पहले 2020 में सऊदी अरब ने की थी। और 2022 में इस साल करने वाला है इंडोनेशिया। हमारा नंबर आएगा अगले साल 2023 में, हम G20 की अध्यक्षता करेंगे। वैसे 2021 में हमारे पास ब्रिक्स की अध्यक्षता थी। और 2021 में आपको बता दूं COP26 का आयोजन किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2022 में COP27 का आयोजन किया जाएगा मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और अगले साल यानी कि 2023 में COP28 का आयोजन कहां पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और 2021 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास थी? श्रीलंका के पास। 2021 में आसियान की अध्यक्षता की थी बंदर सेरी बागबान ने, जो कि ब्रुनेई की कैपिटल है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसने की थी 2021 में?
ताजिकिस्तान ने, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में इसकी मीटिंग हुई थी। अच्छा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी नवा मेंबर कौन सा बना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी लिख के बताओ। और एक और प्रश्न का जवाब दो कि इस साल 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जाएगा। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस देश ने अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया, तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत के द्वारा अभी 25 फरवरी 2022 से विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें टोटल 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। और आपको बता दूं, पहली बार इस अभ्यास में अमेरिका हिस्सा लेने वाला है। और इस बार की थीम क्या है, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ये जो एक्सरसाइज है ना, मिलन एक्सरसाइज, ये हर 2 साल में एक बार होता है। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है। इससे पहले 2020 में ये होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। तो इस अभ्यास का नाम याद रखना, मिलन है। कहां पे होगा, विशाखापत्तनम में होगा। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। थीम मैंने आपको बताई, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। हर 2 साल में एक बार होता है। ये इसका 11वां संस्करण है और भारत इसका आयोजन करेगा। वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और वैसे आर्मी चीफ आपके हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और एयर चीफ मार्शल आपके कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आपको बताना है, अभी आरबीआई ने अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय इसके लिए किस बैंक को मंजूरी दी है, तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक को। तो अभी आरबीआई ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत सीमा पार प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक को मंजूरी दे दी है। तो अब फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर्स विदेशों से भेजे गए पैसे प्राप्त कर सकेंगे। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना होती है सन 2006 में। अध्यक्ष महेंद्र कुमार चौहान है। एमडी सीईओ ऋषि गुप्ता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, एक देश से, जैसे कि आप दूसरे देश में चले गए और अपने देश में जो पैसे भेजते हो अपने घर वालों को कमा कमा के, उसको कहा जाता है प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस। तो रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में नंबर 1 कंट्री कौन सा रहा, अभी एक रैंक आई थी उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा इंडिया। ध्यान रखना ये। तो गाइस ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ आपके जनवरी के पहले वाले वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने कवर कर लिए हैं वीडियो के माध्यम से। अब आपने कवर किए नहीं किए ये पता लगेगा इसका टेस्ट लगा करके। अभी तो आपने पढ़ाई की है, अब आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कहाँ लगाना है, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहां जाओ, इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आप टेस्ट लगाओ, खुद से एनालिसिस करो। हर बार टेस्ट लगा के ये एनालिसिस किया करो कि आपने कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, और जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने राइट कर दिए वो तो आपको वैसे ही आते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट, जो नहीं आते वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में धोखा दे सकते हैं। और उनको अच्छे से याद करने का क्या तरीका है, उस टेस्ट को आप बार बार लगाओ। टेस्ट लगाने के कोई पैसे तो लग नहीं रहे किसी चीज के, तो फ्री की चीज है, अच्छे से इस्तेमाल करो, रगड़ डालो। इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और देखो, पूरे वीडियो में मैंने कहीं पर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन लास्ट में इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और मेहनत देनी पड़ती है। तो दिल से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करें, और अपने सभी मित्रों के साथ, जो भी आपके दोस्त हो गए, फ्रेंड सर्कल, परिवार में जो पढ़ने वाले बच्चे हो गए, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज।